साथियों नमस्कार, मैं एसएन सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम वर्णमाला पढ़ रहे थे और इसके पहले हमने वर्णमाला 2 वीडियो में देखा। इसके अतिरिक्त एक वीडियो हम प्रैक्टिस सेट भी कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लिंक में जा कर के वो वीडियोस देख लीजिए। आज हम वर्णमाला का दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं, जिसमें 39 प्रश्न है और इन 39 प्रश्नों के माध्यम से आप जो है लगभग 100 प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कंठ से उच्चारित होता है। तो कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं, आपसे पूछा जा रहा है ऑप्शन में चा है, घा है, ढा है, बा है। तो हम बता दें कि कंठ से जो वर्ण उच्चारित होते हैं वो होते हैं क, ख, ग, घ, अंगा, यानी का वर्ग जो है ये कंठ से उच्चारित होता है। इसके अलावा आ ये भी कंठ से उच्चारित होता है। हा ये भी जो है कंठ से उच्चारित होता है। और एक होता है विसर्ग अह, ये भी कंठ से उच्चारित होता है। तो अगर ये आप देखेंगे का वर्ग पूरा, आ, हा और विसर्ग, ये सभी कहाँ से उच्चारित होते हैं? कंठ से उच्चारित होते हैं। तो इसी तरह से अगर हम कहें तालव्य से क्या क्या उच्चारित होता है, तो तालव्य से उच्चारित होता है चा वर्ग, यानी चा, छा, जा, झा, इया और ई, या और शा, ये सब कहाँ से उच्चारित होता है? तालव्य से उच्चारित होता है। अगर मूर्धा की बात करें, यानी जीभ का जो सिरा भाग होता है उसकी, तो मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्ग हैं टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, और इसके अलावा रा, री और षटकोण वाला शा ना, ये मूर्धा से उच्चारित होने वाले हैं। अगर हम दंत की बात करें तो ता, था, दा, धा, ना, ये दंत से यानी दांत से जो है उच्चारित होता है। जो हमारी जिह्वा है वो दांत को स्पर्श करती है, और साथ ही साथ ला और सा, ये जो 2 वर्ण हैं ये भी दंत से उच्चारित होते हैं। ओष्ठ से बात करें तो पा, फा, बा, भा, मा, इसके अलावा ऊ और बड़ा ऊ, ये दोनों भी किससे? ओष्ठ से उच्चारित होते हैं। अगर कंठ तालव्य की बात करें तो परीक्षा में बहुत पूछा जाता है ए और आय, ये कंठ तालव्य से उच्चारित होते हैं। और कंठोष्ठ से क्या उच्चारित होते हैं? ओ और औ, ये क्या है? कंठोष्ठ, यानी कंठ भी लगता है और ओष्ठ भी लगता है, तो कंठोष्ठ हो गया, ओ और औ। और अगर एक ऐसा शब्द है जो दंतोष्ठ से उच्चारित होता है, दांत और ओष्ठ से दोनों से, तो वो है वाह। तो पहले प्रश्न का उत्तर आपके समझ में आ गया होगा कि कंठ से उच्चारित होने वाला शब्द है घा। आ कितने अक्षरों वाला शब्द है? 1, 2, 3, 4। तो आ कितने अक्षरों वाला शब्द है? 1 जो है अक्षर है आ। लेकिन अगर हम वर्ण करते तो बात बदल जाती, यहाँ पे अक्षर है। तीसरा है, गा किस वर्ग का व्यंजन है? तो का वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, टा वर्ग। तो बहुत आसान है कि गा किस वर्ग का है? का वर्ग का है। का, खा, गा, घा, अंगा। आगे देखते हैं, चा का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है, कंठ है, मूर्धा है, दांत है। पहले प्रश्न में हमने बताया था कि चा का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य। और तालव्य से चा वर्ग के अतिरिक्त, यानी चा, छा, जा, झा, इया के अतिरिक्त अगर हम देखें तो ई, या और षटकोण सलजम वाला सा, ये कहाँ से उच्चारित होते हैं? तालव्य से। ये याद रखिएगा। आगे है, अगला व्यंजन प्रश्न है, अंतस्थ व्यंजन है अड़ा, ढ, षटकोण वाला शा, ला, अंतस्थ। तो आपको पता है कि अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं? या, रा, ला, वा, 4 हैं अंतस्थ व्यंजन। तो इसमें क्या है ऑप्शन में? ला। तो ला कौन सा व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है। ऊष्म की बात करें तो शा, खा, सा, ये ऊष्म व्यंजन है 4। का वर्ग का व्यंजन है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। गा है, जा है, ता है, बा है। तो आपको पता है का, खा, गा, घा, अंगा। तो गा जो है का वर्ग का व्यंजन है, तो आपका उत्तर गा होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीमारदारी कितने अक्षरों वाला शब्द है? 1, 2, 3, 4। आपको लगेगा कि तीमारदारी में तो 5 अक्षर है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि रा जो वर्ण है ये 2 बार आया है, तो इसकी काउंटिंग यानी गिनती 1 ही बार होगी। तो तीमारदारी में कितने अक्षरों वाला शब्द है? इसमें कुल 4 अक्षर हैं। ठीक है, ता, मा, रा और दा। ओष्ठ से उच्चारित होता है घ, पा, ता, अड़ा। तो ओष्ठ से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं, एक तो है पा वर्ग पूरा, पा, फा, बा, भा,
म और इसके अलावा ऊ। आप देखेंगे कि जब आप ओष्ठ का उच्चारण करते हैं तो आपके दोनों होठ आपस में परस्पर संपर्क में आते हैं। तो ओष्ठ से उच्चारित होने वाला वर्ण है पा। ठीक है, अगला है धा किस वर्ग का व्यंजन है? था किस वर्ग का व्यंजन है? का वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, टा वर्ग। बड़ा आसान सा प्रश्न है कि ता वर्ग, ता था दा धा या, तो ता वर्ग का व्यंजन है था। आगे बढ़ते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? शब्द है, व्यंजन है, स्वर है, वर्ण है। तो वर्ण या ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ण या ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। अगला प्रश्न है वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को कहते हैं, वर्णों के संकलन को कहते हैं, शब्द गणना को कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। तो किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? रेलवे में पूछा गया है 1997 में। का, खा, यारा, च, ज। अभी हमने बताया टा और अड़ा। मैंने बताया था कि कंठ ध्वनियाँ कौन है जिनकी जो है ध्वनि कंठ से निकले। तो का वर्ग जो है कंठ ध्वनियाँ है। इसके अलावा आ है, हा है और विसर्ग है। आ बोलेंगे, हा बोलेंगे, विसर्ग बोलेंगे, सब ध्वनि आपको कंठ से निकलती हुई प्रतीत होगी। तो का और खा क्या है? यानी पहला ऑप्शन ए जो है ये कंठ ध्वनियाँ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? मूर्धन्य यानी जो मूर्धा से होता है, जो जीभ का अगला सिरा जो स्पर्श करता है ऊपर, वही क्या है? मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? रेलवे में 1997 में पूछा है। गा, घा है, जा, झा है, ड, ढा है, प, फा है। तो अगर आप देखिए तो बोलते समय आपका जीभ का उचला सिरा जो है तालु को स्पर्श किया, वो किसमें किया? ड, ढ में ना। तो ड, ढा क्या है? ये मूर्धन्य व्यंजन है। निम्न में से अल्प प्राण और महाप्राण निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? रेलवे 1997 में ही पूछा गया। आ, का, गा, था, द, फा, भा। तो अल्प प्राण क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का जो 5 वर्ग हैं स्पर्श व्यंजन, कचट तप। कचट तप का मतलब का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इसमें जो है पाँच ग्रुप हैं वर्णों के। तो इसमें जो पहला वर्ण है और तीसरा वर्ण है और 5वां वर्ण है, ये है अल्प प्राण। कचट तप यानी का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इसका पहला, तीसरा, 5वां क्या होता है? अल्प प्राण। जबकि दूसरा और चौथा क्या होता है? महाप्राण होता है। दूसरा, चौथा महाप्राण, पहला, तीसरा, 5वां अल्प प्राण। आपको ध्यान रहेगा। अल्प प्राण पूछ रहा है तो आप देखिए का पहला है और गा क्या है? तीसरा है ना। खा दूसरा है, गा तीसरा है। तो अगर खा होता तो महाप्राण हो जाता। तो पहला का है, तीसरा वर्ण गा है। बाकी सब में क्या है? ता, था दूसरा है ना। ता, था, द, धा। दा तीसरा अल्प प्राण तो है, लेकिन था क्या है? महाप्राण है। इसी तरह पा, फा क्या है? महाप्राण है। बा, भा भी महाप्राण है। तो केवल दूसरे ऑप्शन में का और गा ये क्या है? अल्प प्राण है जो है। ठीक है, तो आपका उत्तर सही होगा बी वाला। अगला प्रश्न है निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? नासिक के व्यंजन यानी 5वां वर्ण जो है कचट तप में 5वां वर्ण नासिक के कहलाता है। और ऐसे में आप देख रहे हैं षटकोल वाला सा, इया, गा और जा में सही उत्तर क्या है? इया। ठीक है, तो जो इया है ये क्या है? नासिक के व्यंजन है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ए वर्ण क्या कहलाता है? नासिक, मूर्धन्य, ओष्ठ, कंठ, तालव्य। तो हमने शुरू में बताया पहले प्रश्न में ही कि ए और ऐ क्या कहलाता है? कंठ तालव्य कहलाता है। क्या कहलाता है? कंठ तालव्य। रेलवे में पूछा गया है। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? रेलवे में पूछा गया और टीजीटी 2014 में भी पूछा गया। आ, ई, उ, अंग, अह। तो अंग और अह इसको जो है अयोगवाह कहा गया है। ठीक है, न स्वर में है ना और व्यंजन के पहले हैं, तो क्या है? अयोगवाह है। अंग और अह क्या है? अयोगवाह है। अगला प्रश्न है किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? यानी कोई व्यंजन 2 बार आए तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। पुनः, इलाहाबाद, दिल्ली, उत्साह। तो आप देख रहे हैं कि दिल्ली में ला 2 बार आया है, एक आधा ला, एक पूरा ला। तो यहाँ पे क्या है? ये द्वित्व व्यंजन है। तो आपका सही उत्तर है सी वाला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सा, ख, सा, हा कौन से व्यंजन है? प्रकंपी है, स्पर्शी है, संघर्षी है
और स्पर्श संघर्षी। तो ध्यान से देखिए कि जब सा ख सा हा, इसे ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक संघर्ष होता है, जब ध्वनि निकलती है तो एक घर्षण होता है ना, संघर्ष होता है, इसीलिए हम क्या होते हैं कि ये संघर्षी व्यंजन। क्या व्यंजन है? संघर्षी व्यंजन है। 20वां प्रश्न है, निम्न में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? ख ग उ ए ओ श स। तो नवीन विकसित ध्वनियाँ क्या हैं? ख और ग को नवीन विकसित ध्वनियाँ कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे कि निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? क्या है? घोष वर्ण। तो घोष के प्रश्न का ऑप्शन है ख च म ठ। तो घोष में देखिए अघोष क्या होता है कि प्रत्येक वर्ण का यानी प्रत्येक वर्ग का जो कचट तप वर्ग है उसका पहला और दूसरा वर्ग और साथ ही साथ सा ख सा, हा नहीं, सा ख सा, ये तीन सा, षटकोण वाला शा और सरौता वाला सा, ठीक है, सलजम वाला सा, षटकोण वाला सा और सरौता वाला सा, यानी हा को छोड़ के जो उसमें ध्वनियाँ उसमें हा को छोड़ करके पहला वर्ण और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण और साथ में सा ख सा, ये क्या कहलाते हैं? अघोष कहलाते हैं। शेष सभी, चाहे ये तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होगा और क्या होगा? सारे स्वर होंगे, आ से कहाँ तक? औ तक, और क्या होंगे? सारे अंतस्थ होंगे। कौन कौन से? यारा लावा और क्या होगा? हा। ये क्या कहलाते हैं? सघोष कहलाते हैं। लेकिन इसमें क्या पूछा गया है? घोष। घोष माने सघोष। तो कौन कौन सा बताया हमने? तीसरा चौथा पांचवा और सारे स्वर और क्या? अंतस्थ और हा, ये क्या है? घोष। तो इसमें क्या है? क खा, खा क्या है? घोष है। च छा, चा भी घोष है। और पा फा बा भा मा, तो माँ क्या है? ये यहाँ पे घोष यानी सघोष है। क्या है? अट्ठा भी क्या है? अघोष है। तो आपका सही उत्तर होगा माँ। बढ़ते हैं अगले वर्ण प्रश्न की ओर कि कौन सा अमानक वर्ण है? बीएड में पूछा गया है। खा, धा, झा और भा। तो जो भारतीय साहित्य व्यवस्था है उसके अंतर्गत झा को क्या है? अमानक वर्ण माना गया है। क्या माना गया है? अमानक वर्ण माना गया है। आगे है क ग ज फ। ध्वनियाँ किसकी हैं? संस्कृत की हैं, अरबी फारसी की हैं, अंग्रेजी की हैं, दक्षिणी भाषाओं की। अगर देखिए तो इन सब में नुक्ता लगा होता है। क्या होता है? नुक्ता लगा होता है, बिंदी लगी होती है। और इन्हें कहाँ क्या कहा जाता है? अरबी फारसी की ध्वनियाँ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरबी फारसी की ध्वनियाँ कहा जाता है। 24वां प्रश्न आपके सामने है कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 50, 51, 52, 53। तो वर्णों की संख्या हिंदी में कितने हैं? 52। ध्यान रखिएगा 3 प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। पूछा जाता है स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या है 11। व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 यानी 33। और पूछा गया कि कुल वर्णों की संख्या कितनी है? तो वो 52 है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर के अंतर्गत आती है कि घोष वर्ण के अंतर्गत आती है कि संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है, तालव्य के अंतर्गत आती है? तो छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? संयुक्त वर्ण की ध्वनि आती है। तो छत्रंग्या स्रा, ये 4, छत्रंग्या स्रा, ये 4, ये कैसे होते हैं? संयुक्त वर्ण होते हैं। क्या होते हैं? संयुक्त वर्ण होते हैं। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो जितने संयुक्त जो वर्ण होंगे वो जिससे बनते हैं उसके बाद आते हैं। तो का के बाद आएगा, स्रा के बाद आएगा, त्रा के बाद आएगा, ज्ञा के बाद आएगा। तो किसके बाद आएगा? ये का के बाद आएगा, क्योंकि का और षटकोण वाले शा से मिलकर बनता है छा, इसलिए किसके बाद आएगा? हिंदी शब्दकोश में का के बाद आएगा। अघोष वर्ण कौन सा है? अ, ज, ह, सा। हमने बताया कि तीसरा चौथा पांचवा वर्ण और सारे अंतस्थ, यारा लावा और हा, इसके अलावा सारे स्वर, ये क्या हैं? सघोष हैं। पहला, दूसरा और क्या बताया? स, ख, सा, ये क्या है? अघोष हैं। तो इसमें क्या मिल रहा है? आ तो स्वर है, ये सघोष हो गया। चा, छा, जा, ये तीसरा हो गया, तो क्या हो गया? सघोष हो गया। हा भी क्या है? सघोष है। और क्या बचा है यहाँ पे? सा, सा बचा है। सा क्या सा वर्ण है? अघोष है। क्या है? अघोष है। सा क्या है? अघोष है। ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। घा का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है, कंठ है, तालु है, दंत है। तो घा किस वर्ग में आता है? घा आता है क वर्ग में। क वर्ग कहाँ से बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। तो आपका उत्तर क्या होगा? कंठ। इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ढा है, ज्ञा है, डा है, डा है। तो ज्ञा ना, ज और यहाँ से मिलकर बना है, ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। तो आपका सही उत्तर है बी वाला ऑप्शन, ज्ञा। अगला प्रश्न है कि कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? दंत नहीं है। दंत में क्या कौन कौन से आते हैं? जो
ता वर्ग आता है, यानी ता था दा धा ना, और क्या आता है ला और सा, ये क्या है दंत में आते हैं। तो ता था दा धा ना और ला और सा, इन सबको हटा दीजिए तो क्या दिखेगा टा दिखेगा। टा क्या है मूर्धा का वर्ण है, क्या है मूर्धा का है, तो टा है मूर्धा का, ये दंत नहीं है। अगले बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार कहेंगे, अयोगवाह कहेंगे, अंतस्थ कहेंगे, अकारांत कहेंगे। तो पता है एक अकारांत होता है, आकारांत होता है। तो ये जो आ पे समाप्त होते हैं अकारांत, जो बड़े आ पे समाप्त होते हैं आकारांत बोलते हैं। आ पर समाप्त होता है तो ये क्या अकारांत है। 32वां प्रश्न, छा वर्ण किसके योग से बनता है? ना अध्यापक भर्ती परीक्षा में पूछा गया। क और षटकोण वाला श, क और च, क और छ, क और श, तो किससे होता है क और सा से बनता है छा, छत्रंग्या, ये संयुक्त वर्ण है। ठीक है, आपका ऑप्शन सही है इसमें ए। आगे हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 10, 11, 12, 13। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया, तो स्वरों की संख्या कितनी है बताइए आप? 11। व्यंजन कितने हैं? 33। कुल वर्ण कितने हैं? 52। याद कर लीजिए आप। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है? आ नहीं है, ऊ नहीं है, त्रा नहीं है, ए नहीं है। तो आपको पता है स्वर आ ई ऊ री ए ऐ ओ औ, ये स्वर हैं, तो इसमें त्रा स्वर नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन टा वर्ग नहीं है? टा वर्ग में क्या क्या आता है? घा नहीं है, ठा नहीं है, ढा नहीं है, अड़ा। तो टा ठा डा ढा अड़ा, तो देखिए क्या नहीं है? ठा ढा अड़ा तो है, घा का वर्ग में आता है, तो ये टा वर्ग का नहीं है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? अभी अभी बताए, 32 है, 34 है, 33 है, 36। बताइए क्या है? 33 है, सही है। तो स्वर 11, व्यंजन 33, कुल वर्ण 52। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा पश्च स्वर नहीं है? पश्च स्वर है आ ई जा ढ। अब बोलिए, अगर आ बोलिए तो आ कहाँ? पीछे से निकलता है। कहाँ से निकलता है? पीछे से निकलता है। तो आ क्या है? पश्च स्वर है। क्या है? पश्च स्वर है। निम्न में से कौन सा आयोग वाह है? प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में पूछा गया। विसर्ग है, महाप्राण है, संयुक्त व्यंजन है, अल्प प्राण है। तो विसर्ग जो है ये क्या है? अयोग वाह है। अंग और अह यानी विसर्ग, ये क्या अयोग वाह है। अंतिम प्रश्न है कि छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है? चा छा जा झा कहाँ से निकलता है? दंत से, ओष्ठ से, तालव्य से, तालु से निकलता है। चा छा जा झा ई या और शा कहाँ से निकलते हैं? ये तालु से निकलते हैं। तो सही उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य। ठीक है, तो ये 39 प्रश्न हैं। इनके माध्यम से हमने एक बार फिर समझने की कोशिश की वर्णमाला की। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट में कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।